तो हाँ बच्चा लोग, क्या हाल चाल। दक्षिणा के ई क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा एक नया हफ्ता, नई क्लासेस, नई कहानियाँ और आगे इस चैप्टर को जो एनिमल किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चैप्टर की है हमारे ऊपर, इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक बढ़िया से बेटा कॉर्डेट्स पढ़ते आए हैं, कॉर्डेट्स की डिटेल्स देखते आए हैं, कॉर्डेट्स में अपने प्रो कॉर्डेटा को अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब हमें प्रो कॉर्डेटा के बाद यू कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा में भी हमने पैर रख दिए। वर्टिब्रेटा को पढ़ा तो फिर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, वर्टिब्रेटा के अंदर आपके पास ये पाइसेस, यहाँ पे वर्टिब्रेटा में हाँ एक और चीज़ पढ़ी, एग्नाथा में क्लास साइक्लोस्टोमाटा को भी स्टडी किया। फिर हमने ग्नाथोस्टोमाटा में जिसके पास जॉ होता है उसमें पाइसेस को स्टडी किया और दो कैटेगरीज देखी, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। सिंपल था, आसान था, अच्छे से क्लियर हो गया। एंड मुझे उम्मीद पूरी है बेटा आप लोगों से, मेरे समझदार बच्चों से, एक हार्ड वर्किंग बच्चों से, कि बेटा आप सबको ये सारी की सारी डिटेल्स अच्छे से याद है। बेटा खूब सारी लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो। इस बात को जान के रखो कि आप जितना ज़्यादा तरीके से या जितना ज़्यादा आप ये वाला चैप्टर पढ़ते वक्त आप लिखेंगे, उतना ज़्यादा ना आप मेमोरी से लिखेंगे। मुझे मेरा कहने का मतलब है, द मोर यू राइट विद द मेमोरी, द मोर यू रिमेंबर इट। ये सिंपल सा तरीका है बेटा एनिमल किंगडम का। तो राइट, तो आज हमें कौन सी डिटेल्स में जाना है, आज हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, आज कौन कौन सी बातें हैं जिसको हमें स्टडी करना है। तो उनके अंदर बेटा आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा देखो कितना इजी नाम है। आपके पास टेट्रा मतलब चार और पोडा का मतलब फीट। तो बेसिकली यहाँ पे ये चार जो आपके पास मिलने वाले हैं, इनमें प्रिडोमिनेटली 4 फीट मिलते हैं, या मुझे 4 अपेंडेजेस बोल देना चाहिए, जो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट वर्ड है, 4 अपेंडेजेस, राइट। और बेटा इसमें सबसे पहले स्टडी करनी है एम्फीबिया। अब आप एक चीज़ देखो, जितने भी आपने पाइसेस को पढ़ा, ये पाइसेस सब क्या थे, दे वर फाउंड इन दी वाटर, पानी में रहते थे, फिशेज हैं पानी में रहती हैं। तो फिर पाइसेस से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक आपके पास एक कैटेगरी डेवलप हुई जिसको हमने लंग फिशेस कहा। याद आया? और जल्दी से बताओ, लंग फिशेस क्या कोई कनेक्टिंग लिंक है किसी की चीज़ के बीच में? दिमाग लगाओ। लंग फिशेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिशेस एंड द एम्फीबियंस। तो अभी तक जितने भी जानवर मिले बेटा, ये जानवर आपको पानी में मिल रहे हैं। फिशेस जो अपने आप में एक जानवर हैं, दे आर बीइंग फाउंड इनसाइड द वाटर एंड नाउ अब ये क्या करना चाहते हैं, ये ज़मीन पे आना चाहते हैं। जब ये पानी से निकल के वापस ज़मीन पे आना चाहते हैं, तो अब कंडीशन क्या है, व्हेन दे वांट टू कम टू द लैंड, तो इनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ेगा। बेटा ज़मीन पे आप गिल से तो सांस नहीं ले सकते, तो आपको कोई ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे लंग्स होते हैं ना, वैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि आप ज़मीन पे सांस ले सको। तो इस चीज़ में पहला स्टेप लिया यहाँ पे लंग फिशेस ने बेटा ये पहला स्टेप लिया। और हमने देखा लंग फिशेस कुछ टाइम के तक पानी से बाहर आ पाती है, फिर पानी में चले जाती है। इतना तो अपने को क्लियर हुआ, यहाँ तक तो बढ़िया से चल रहा था। फिर लंग फिशेस के और आगे एडवांसमेंट हुई और आपको ये कैटेगरी मिलती जिसको हम कहते हैं एम्फीबिया। बेटा पुराने लेक्चर्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एम्फी जब भी याद करो, आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब आपने बैक्टीरिया को स्टडी किया तो आप एम्फीट्राइकस पढ़ा था। एम्फी वर्ड बेटा जब भी ये वर्ड आपके पास आएगा ना, एम्फी, तो एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है डबल या फिर 2। तो देखो एम्फीबिया मतलब ये डबल हैबिटेट्स में रहता है, यानी पानी में भी और कहाँ पर भी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी। तो अभी कंडीशन ये है कि ये जानवर जस्ट इसके एंसेस्टर्स पानी में रहते थे और इसने अभी लैंड पे आना शुरू किया है। लेकिन प्रॉब्लम मालूम क्या है बेटा, ये 100% लैंड पे नहीं सर्वाइव कर सकता। 100% लैंड पे सर्वाइव करने का मतलब इसके लाइफ के जितने भी पॉसिबल इफेक्टिव फंक्शंस है ना, सब के सब लैंड पे नहीं हो सकते बेटा। इस एम्फीबियंस के कुछ फंक्शंस हैं जिसकी बात मैं प्रेडोमिनेंटली आपसे बात करता हूँ। जो रिप्रोडक्शन है वो बेटा कहाँ होती है, दैट इज डन इन द वाटर, यानी वाटर पे डिपेंडेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन, इस एम्फीबिया की रिप्रोडक्शन। सो सी एम्फी डुअल लाइफ इनको जीनी पड़ रही है। एक लाइफ इनको जीनी पड़ रही है इनसाइड द वाटर जहाँ पे इनको रिप्रोड्यूस करना है, और एक लाइफ इनको जीनी पड़ रही है कहाँ पे, लैंड पे। और सोचो एक बात बढ़िया सी, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो, जो ये आपके पास फ्रॉग है, फ्रॉग एक एम्फीबियन है, इसमें तो अपने को कोई डाउट ही नहीं। तो फ्रॉग बेटा जो एम्फीबियन है, ये फ्रॉग
पानी में जाके अंडे देता है, और अंडे जो पानी में पड़े हैं वहाँ पे अंडे बर्स्ट होते हैं, और वहाँ से टूटने के बाद क्या निकलता है, एक लार्वा। लार्वा का नाम क्या है, टैडपोल लार्वा। इतना तो अपन ने पढ़ा है। तो अपने पास बेटा जो ये टैडपोल लार्वा है, देखो कितना सारा टाइम ये पानी में ही रहता है, तो सर्वाइवल देखिए पानी में। फिर टैडपोल लार्वा जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है तब ये ज़मीन पे आना शुरू करता है। तो अब हिसाब देख रहे हो, तो एम्फीबियंस को डबल लाइफ जीनी है, कुछ वक्त पानी में और फिर कुछ वक्त ज़मीन में। तो हम यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी अपने को क्या कह रही है। एज द नेम इंडिकेट्स, जैसे नाम बताता है, एम्फी मीन्स डुअल एंड बायोस मीन्स लाइफ, यानी दो तरीके से अपनी दो हिस्सों में, दो अलग अलग एरियाज में अपनी लाइफ जीते। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इस बात को ध्यान रखना बेटा, एम्फीबियंस मरीन वाटर में नहीं मिलते, राइट, ध्यान रखना है बात। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। टू पेयर्स ऑफ लिम्स मतलब बेसिकली दो हाथ पैर होते हैं, दो पेयर यानी चार हाथ और पैर होंगे। द बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। याद रखना, यहाँ पे टेल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सेप्शन यहाँ पे एम्फीबियंस में एक होती हैं जिनको हम कहते हैं यूरोडल्स। यूरोडल्स एक ऑर्डर है विद इन दी एम्फीबिया, बट मैं आपको बेटा अच्छे से यहाँ इमेजिन, आपको अच्छे से दिमाग में डाल देना चाहता हूँ। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। आपने क्या कभी किसी फ्रॉग की पूंछ देखी है? नहीं होती ना बेटा, इसीलिए हम इसकी बॉडी को कहते हैं, ये बॉडी इस तरीके से, यहाँ पे इतना पोर्शन हेड और ये पोर्शन सारा का सारा ट्रंक। तो बॉडी हेड और ट्रंक इन दोनों के बीच में डिवाइडेड है, राइट, और यहीं पे पूरी की बॉडी कंप्लीट हो जाती है। मैंने जस्ट अभी आपको बेटा वर्ड बोला यूरोडल्स। यूरोडल्स एक ऐसे एम्फीबियंस हैं, सिर्फ कुछ एम्फीबियंस हैं जिनके पास पूंछ मिलेगी। जैसे आपको यहाँ पे पूंछ मिल रही है, ये किसके अंदर मिल रही है बेटा? सैलामेंडर। तो सैलामेंडर है वो किस कैटेगरी में आता है? यूरोडल्स। कहानी हुआ क्लियर? बहुत बढ़िया। Most of them have two pairs of limbs. The body is divisible into head and trunk. इतना तो अपने को बढ़िया से समझ आ गया। Tail may be present in some, और जिनमें टेल्स होगी तो उनको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? यूरोडेल्स। और जरा एक बात देखो, यूरो बॉडी का रियर एंड, पोस्टीरियर एंड। यूरो, आपने यूरो का डेटा भी पढ़ा है, तो अगर आप यूरो बॉडी के पोस्टीरियर एंड की बात करते हैं तो वर्ड यूरो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे यूरोडल्स हम वर्ड यूज करते हैं। यूरोडल्स क्या है? एक बेटा ऑर्डर है और जिसके अंदर ये वाला ऑर्गेनिज्म आता है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सैलामेंडर, छिपकली जैसा। नेक्स्ट क्या बोलता है? द टेल में भी द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। जैसे आपको फिशेस की बॉडी पे स्टीनॉइड, साइक्लॉइड, प्लैकॉइड, गैनॉइड ये टाइप के स्केल्स मिले, यहाँ पे स्केल्स नहीं है और बॉडी काफ़ी मॉइस्ट है। अगर गलती से किसी दिन तुम एक फ्रॉक को हाथ लगा लो तो बॉडी आपको मॉइस्ट सी दिखाई देगी, ऐसा लगेगा जैसे एकदम फिसलन वाली बॉडी, राइट। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, इतना अपने को समझ आता है। द आईज हैव आईलिड्स, आंखों के ऊपर इस तरीके से आईलिड्स हैं। द टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। बेटा आज आपको एक वर्ड बढ़िया सा बता देता हूँ, टिम्पैनम। ये टिम्पैनम वर्ड किस चीज़ के लिए यूज होता है? ईयर ड्रम। किसके लिए यूज होता है? ईयर ड्रम। तो जैसे हम लोगों का ये कान है और एक कान का आउटर हिस्सा है, इसको कहते हैं पिन्ना। जब इसके अंदर यहाँ पे छेद में अंदर जाता है तो अंदर जाके आपके पास ईयर ड्रम आता है। ईयर ड्रम के लिए वर्ड यूज करते हैं टिम्पैनम। तो यहाँ पर अपने को क्या मालूम लगता है? यहाँ पर इनके पास जो पिन्ना नाम की चीज़ है इनके पास नहीं है। फ्रॉग में आपको ऐसा कोई कान नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट बॉडी सरफेस में इस तरीके से बाहरी एरिया में आपको, आउटर एरिया के अंदर इस तरीके से ये आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये एग्जैक्टली टिम्पैनम है। समझो मेरी बात, यानी ये कान का पर्दा बॉडी के सरफेस पे ही है। समझो आपके कान के अंदर छेद नहीं होता, कान के सरफेस पे ही एक कान का पर्दा होता है जिसको आप टिम्पैनम कह दो। तो समझे? तो अगर कान है तो वो किससे रिप्रेजेंटेड है? टिम्पैनम से। द टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। यहाँ तक आपको बढ़िया समझ आया। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड एज क्लोका। अब मैं आपको बढ़िया से बात बेटा समझा चुका हूँ। क्लोका क्या होता है? क्लोका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा आपके पास यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कॉमन ओपनिंग होती है, उसको क्लोका कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोका की प्रेजेंस है। एंड मस्ट आई मेंशन टू यू बेटा, ये वर्ड जो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, कॉर्डेट्स की हर एक इंडिविजुअल फीचर दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, राइट। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, पानी में रहेंगे जैसे टाडपोल, उसके पास गिल्स होंगी, लंग्स और थ्रू स्किन। और बेटा एक और बात आपको अच्छे से बताऊं, अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटेनियस
रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये वर्ड क्यूटेनियस किस चीज़ को डिनोट कर रहा है बेटा? स्किन को, राइट। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन भी हो सकती है, गिल्स के थ्रू हो सकती है और लंग्स के थ्रू। दी हार्ट इज कितने चैम्बर? बोलो 3 चैम्बर है। हार्ट के पास 3 चैम्बर है और बड़े अच्छे से बात याद रखना, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। यानी आपको यहाँ पे इस तरीके से 2 ऑरिकल उनके साथ जुड़ा हुआ 1 वेंट्रिकल दिखाई देता है। क्लियर हुआ? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बेटा ऑलरेडी फिशेज में समझा चुका हूँ। कोल्ड ब्लडेड के लिए दूसरा वर्ड ये यूज करते हैं हम लोग, पॉइकिलोथर्मिक। क्या वर्ड यूज करते हैं? पॉइकिलोथर्मिक। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कैसे? पॉइकिलोथर्मिक। और बेटा पॉइकिलोथर्मिक अपने को क्या समझाता है? पॉइकिलोथर्मिक का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है पॉइकिलोथर्मिक, दैट मीन्स अपने बॉडी के अंदर का, अनसाइड ऑफ द बॉडी, उसका टेम्परेचर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो अपने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो अगर ठंडे इलाके में जाएगा तो बॉडी का अंदर का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, गर्म इलाके में जाएगा, गर्म एरिया में जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? गर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग टर्म करते हैं पॉइकिलोथर्मिक, राइट। सेक्सेस आर सेपरेट, दैट मीन्स आपके पास फ्रॉग का मेल और फ्रॉग की फीमेल, उस तरीके से जितने भी आपके पास एम्फीबियंस हैं वो अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और ये बात बहुत अच्छे से जाननी जरूरी है बेटा। फ्रॉग क्या करता है? अपनी बॉडी से स्पर्म्स और फीमेल फ्रॉग, मेल्स में जो आपके पास फीमेल फ्रॉग होती है, जो आपके पास क्या करती है? ओवम रिलीज करती है। ये दोनों का दोनों एनवायरमेंट में फ्यूज होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और यहाँ से मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है। अगर देखो बेटा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, दैट मीन्स जो एग और जो एम्ब्रियो है वो कहाँ डेवलप हो रहा है? बॉडी से बाहर। कहाँ डेवलप हो रहा है? बॉडी से बाहर। एंड आई शुड टेल यू नाउ, यहाँ पर इनके एग के पास कोई कैल्शियम का शेल नहीं होता। जैसे मुर्गी का अंडा होता है ना, बाहर कैल्शियम का शेल प्रॉपर होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इनका जो एग है वो पानी के अंदर रखा जाता है। कहाँ पर? वाटर के अंदर मिलता है, समझे? इनका एग अपने को मिलेगा वाटर के अंदर, और उसके ऊपर कोई भी कैल्शियम की कवरिंग, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं मिलेगी, राइट। The sexes are separate, fertilization external, they are oviparous and development is indirect। और तो जल्दी से बोलो, आपके पास यहाँ पे लार्वा का नाम क्या है? टैडपोल लार्वा, राइट। एग्जाम्पल्स में बुफो, टोड, बड़ा वाला जो आपके पास बड़ा होता है, राना टिग्रीना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सलामांड्रा सैलेमेंडर, इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियंस। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? तो ये अपने को एनसीईआरटी पढ़ी। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे नोट्स क्या कहते हैं। तो देखो बेटा क्या सीन है यहाँ पर सीधी सी बात, नाम बोला हुआ है टेट्रापोडा है, और टेट्रापोडा तो बेटा अपने को मालूम ही है, 4 इसके पैर है, 4 अपेंडेजेस होते हैं। क्लास एम्फीबिया को अपन लोग स्टडी कर रहे हैं। सिस्टम है बेहद आसान, बेहद सिंपल, और यहाँ पर ये पोर्शंस बेटा बहुत छोटे होने वाले। छोटे होने वाले का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है आपको बताने वाला हूँ, और ये कैसे पोर्शंस हैं जिसको दिमाग में बिठाना है, और यहाँ से क्वेश्चंस बेटा वो आएगा जो एनसीईआरटी बेस्ड है। एक्स्ट्रा जो बातें मैं आपको यह बताऊंगा उसको आपको दिमाग में बनाए रखनी है। क्यों? क्योंकि ये वाले पार्ट्स आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगी। स्पेसिफिकली जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और अपने जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो क्वेश्चंस बेटा यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, राइट। तो अभी के लिए इस बात को जान के रखो कि नीट की अगर तैयारी करनी है तो 100% एनसीईआरटी रटी हुई होनी चाहिए। और ये वाला जो पोर्शंस आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये वाले पोर्शंस आप एक आइडिया लगाएंगे। इन पोर्शन से आप समझेंगे कि पूरा का पूरा टॉपिक एग्जैक्टली हमें किस डिटेल तक बताता है, हमें क्या क्या आइडिया देता है, राइट। अब जैसे एनसीईआरटी ने कभी भी यूरोडल्स वर्ड इस्तेमाल नहीं किया टेल्ड एम्फीबियंस के लिए, लेकिन यूरोडल्स तो पेपर गारंटीड नीट में आएगा। अगर क्वेश्चन बनाया सकता है, पक्का बनाया जा सकता है। तो दैट मीन्स आपको हर बार जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी है, इसलिए बेटा हमें एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा जानना जरूरी होता है। तो करें स्टार्ट। देखो एनसीईआरटी ने जस्ट बोला कि इनकी डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स जो होती हैं वो क्लोका के थ्रू होती है। तो बेसिकली इसके पास क्लोका है, इसमें तो अपने को समझना ज़्यादा दिमाग लगाना जरूरी है। इसके दांत सारे के सारे एक जैसे होते हैं, होमोडॉन्ट टीथ। और याद रखना ये क्वेश्चन बेटा कभी यहाँ नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपका डाइजेशन चैप्टर में आएगा। इनमें से जो ऑर्गेनिज्म 4 दिए जाएंगे और पूछ लेंगे इनमें से होमोडॉन्ट टीथ किसके। क्वेश्चन आपको यहाँ से समझा। नेक्स्ट एक्सक्रीशन एंड इम्पॉर्टेंट। एक्सक्रीशन में ज़रा यहाँ पे गौर करो क्या गेम। एक्सक्रीशन में ये बोलता है आपके पास कि ये यूरियोटेलिक है,
एक्सक्रीशन किस तरीके से बेटा, यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन है, यूरिया एक्सक्रीट हो रहा है, राइट। लेकिन जो लार्वा होता है वो अमोनोटेलिक होता है। अब अरे समझो ना, देखो जो इसका लार्वा है ना बेटा, वो पानी में रह रहा है। अगर लार्वा पानी में रह रहा है तो यूरिया और यूरिक एसिड तो रिलीज नहीं करेगा, क्या रिलीज करेगा, अमोनिया रिलीज करेगा ना, इसलिए इसका लार्वा अमोनोटेलिक है, इतना बात समझे। और अदरवाइज नेचुरली ये किस तरीके से यूरियोटेलिक है, इतना अपने को चमका। नेक्स्ट, किडनीज बेटा इनकी है मीजोनेफ्रिक, और ये किडनीज एग्जैक्टली उस तरीके से है जैसे आपने देखी थी विद द फिशेस। एक बात मैं आपको अच्छे से बताऊं, किडनीज बेटा अगर उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उनकी ना स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, इन सब चीज़ों को देखा जाए तो तीन चीज़ें बनती हैं। सबसे सिंपल होती है प्रोनेफ्रिक, बीच वाली होती है जो मीडियम मिडिल, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, उसको मीजोनेफ्रिक कहते हैं। और जो सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे एडवांस्ड होती है उसको कहते हैं मेटानेफ्रिक। यहाँ कौन सी किडनीज मिल रही है अपने को, मीजोनेफ्रिक किडनीज मिल रही है, समझे मेरी बात। तो इसीलिए आप लोगों को चीज़ों को यहाँ इफेक्टिवली रिलेट करके समझना जरूरी है। नेक्स्ट, यूरिनरी सिस्टम, तो सीधी सी बात क्लोका तो है, और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भी मिलता है। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एम्फीबियंस पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी से एम्फीबियंस पढ़ोगे, बहुत बढ़िया। एक और काम करना, सिलेबस में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो आपका चैप्टर है ना +1 में, वहाँ पर आपके पास अर्थवर्म को और फ्रॉग को सिलेबस से निकाल दिया गया, लेकिन आप फिर भी फ्रॉग पढ़ेंगे वहाँ से जब आप एम्फीबियंस पढ़ रहे हैं, और जब आप इस तरीके से, और बेटा आप फ्रॉग पढ़ेंगे तो आपके पास क्या हो गया, एम्फीबियंस, पूरा का पूरा आप एम्फीबियंस में फ्रॉग वहाँ पे पढ़ेंगे। और जब आप एनिलिडा पढ़ेंगे तो वहाँ से क्या पढ़ेंगे आप लोग, अर्थवर्म। कोशिश करना बेटा ये काम करने की, अगर आपने ये काम कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको बेनिफिट बहुत होगा। एक्स्ट्रा पढ़ना, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड, हमें बहुत सारे आइडिया देता है। इनफैक्ट वहाँ से डायग्राम्स देखोगे तो आपको यूरिनरी ब्लैडर वगैरह दिखाई देगा। करते हैं आगे शुरू। सर्कुलेशन, इनके पास दिल है बिल्कुल, और फिशेस के पास था 2 चेम्बर्ड, इनके पास है 3 चेम्बर्ड। एक स्टेप ऐड, यानी ब्लड इनका अगर हार्ट में घूम रहा है तो वहाँ पे 3 चेम्बर है। कैसे, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बट यहाँ पर बेटा दो हार्ट के अलावा 2 चेम्बर्स एक्स्ट्रा हैं। मैं उन चेम्बर्स का नाम बोल रहा हूँ, साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ये 2 हैं क्या बेटा, यहाँ पर जरा इसका हार्ट देखो। अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं हार्ट ये है, और हार्ट में यहाँ पे क्या है, इस तरीके से 2 ऑरिकल है, एक ऑरिकल ये, एक ऑरिकल ये, और एक वेंट्रिकल ये, 3 चेम्बर्ड हार्ट है। इतना अपने को क्लियर होता है। इस हार्ट को सबसे पहले, हार्ट से पहले आपको एक एरिया मिलता है, एक चेम्बर मिलता है जो हार्ट से पहले जिसमें ब्लड आता है उसको कहते हैं साइनस वेनोसिस, और हार्ट से निकलने के बाद जो नेक्स्ट एरिया है उसको कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ये वाली बात ना बेटा बहुत अच्छे से समझना, आपको साइनस वेनोसिस, ट्रंकस आर्टेरियोसिस ये वर्ड क्लियर होने चाहिए। और साइनस वेनोसिस हार्ट से पहले आता है, ट्रंकस आर्टेरियो ये आपके हार्ट के बाद आता है। क्लियर। हार्ट के यहाँ पे कितने चेम्बर है, 2 ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, तो अपने को यहाँ पे मस्त बढ़िया से समझ आता है। ये किसका दिल की बात हो रही है, एक फ्रॉग, या बेसिकली आप सीधी सी बात करें जितने भी एम्फीबियंस हैं उनके हार्ट की बात हो रही है। वो बेटा यहाँ तक क्लियर, राइट। आरबीसी ओवल है और न्यूक्लिएटेड है। क्या ह्यूमंस के अंदर आप देखते हैं आरबीसी किस तरीके से शेप होती है, हमारे पास बाई कन्वेक्स शेप होती है, आपके पास बाई कॉन्केव शेप होती है, राउंड इस तरीके से आरबीसी। ह्यूमंस में आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, बट यहाँ आरबीसी में न्यूक्लियस है, समझे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बेटा जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आरबीसी में न्यूक्लियस है और आरबीसी ओवल है। इमेजिन करते रहो कि अगर आपने कभी भी एक फ्रॉग को लिया, काटा और उसका खून निकाला, तो खून में आपको क्या दिखाई देगा, आपको न्यूक्लियस तो पक्का दिखाई देगा ही देगा, राइट। नेक्स्ट ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड तो मालूम है ना बेटा, अभी अभी पढ़ाया था आपको। कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्मस इनको बोल सकते हो, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद रेगुलेट नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है पक्का। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए बेटा लंग्स, ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, लंग्स होगी। दूसरा स्किन, मैं आपको ऑलरेडी नाम बता चुका हूँ, क्यूटेनियस। अगर गिल्स होंगी तो पानी में रहने वाला जो लार्वा है वो ऑब्वियसली गिल्स के थ्रू सांस लेगा। ऑल्सो एक और चीज़, बकोफेरेंजियल कैविटी। अब ये बकोफेरेंजियल कैविटी है क्या, देखो यहाँ पे वर्ड का नाम देखो, वर्ड एग्जैक्टली आपको क्या बोल रहा है, बको, दूसरा वर्ड फेरेंजियल। बेटा बको वर्ड बक्कल कैविटी से है, फेरेंजियल फेरिंग से है। तो एग्जैक्टली फ्रॉग का आप माउथ इस तरीके से खोलो तो ये नीचे वाला एरिया है ना, यहाँ पे
माउथ के बेस पे छोटे 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 पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेदों के थ्रू बॉडी में सांस को भेजा जा सकता है। तो दैट मीन्स बक्कोफेरेंजियल कैविटी यानी ओरल कैविटी जो है इंक्लूडिंग द फेरिंग्स, वहाँ पे उस कैविटी के जो बेसल सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है, जैसे आपकी जीभ के नीचे वाला सरफेस है, वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे और बेटा ये पोर्स के थ्रू सांस को भेजा जा सकता है बॉडी के अंदर। तो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी पॉसिबल है। तो ये रेस्पिरेशन यहाँ पे एनसीईआरटी सिर्फ लंग्स बोलता है, एनसीईआरटी बक्कोफेरेंजियल के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं कहा, बट आपको तो बेटा समझना है और याद करना है। इतना हुआ, राइट। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम नाम के बेसिस में, मतलब नर्वस सिस्टम के नाम पे इसके पास है क्या, अगर हम समझें यहाँ पे इसके पास नर्वस सिस्टम में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स होती क्या है भाई? अब ये जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना बेटा, हम ब्रेन से निकालते हैं कुछ नर्व्स, उन नर्व्स को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। कैसे, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हम अपना एनाटॉमी वाला पोर्शन खोलते हैं, चाहे मैं ह्यूमंस का यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट इफेक्टिवली तुम्हें आइडिया देना चाहता हूँ कि क्रेनियल नर्व्स कैसे होती है। यहाँ पर बेटा इधर नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करो। नर्वस सिस्टम हम लोग इस तरीके से ऐड ऑन कर देते हैं। यहाँ पर नर्वस सिस्टम आया और यहाँ से ये बोन वाला सिस्टम हटा दो। क्या ब्रेन से निकलती हुई आपको नर्व्स दिखाई दे रही है बेटा? अभी मैं स्पाइनल कॉर्ड नहीं, इस तरीके से ब्रेन से, जिसको मैंने पिंक कर दिया, ये ब्रेन से इस तरीके से निकलती हुई नर्व्स दिखाई दे रही है। ये सब बेटा क्या होती है? क्रेनियल नर्व्स होती है, राइट। और स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? क्या आपको यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई ये पिंकिश नर्व दिखाई दे रही है? ये आपको दिखाई दे रही है? ये आपके पास कौन सी नर्व्स है? स्पाइनल नर्व्स। तो हमारे पास जब हम कभी भी नर्वस सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों हैं। और स्पेसिफिकली बात मेरी समझो, यहाँ पर आपको नाम याद करना पड़ेगा। जब हम फ्रॉग्स की बात करते हैं तो इसके पास कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं? इसके पास है 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब तुम पूछोगे क्या ये बात याद करना ज़रूरी है? मैं कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इनफैक्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एव्स में और मैमल्स में किस में कितने क्रेनियल नर्व्स है? और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो अपने को तो याद होना ही चाहिए। क्लियर हुआ? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है एंड लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स। याद है ना बेटा, ये आपको पढ़ाया था इन द केस ऑफ फिशेस। तो अगर कोई पानी में चलता हुआ जानवर है तो वो ज़रूर चाहेगा उसकी बॉडी की लेटरल साइड, हमारी बॉडी की ये लेटरल, ये साइड में जो साइड होगी, ये जो साइड होगी लेटरल साइड होगी, ये हमारे पास वेंट्रल साइड होगी, ये पीछे वाली हमारे पास कौन सी साइड होगी? डॉर्सल साइड होगी। तो साइड में यहाँ पे जो आपके पास साइड होगी ये वाली होती है लेटरल साइड, क्योंकि इनके लेटरल साइड में सेंस ऑर्गन होने से इनको फ़ायदा क्या होता है? अपने पूरे आसपास के एनवायरनमेंट की ये अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इनको कोई थ्रेट तो नहीं है, ये देख सकते हैं कि इनको कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, ये देख सकते हैं कोई प्रेडेटर इनको खाने वाले तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स होते हैं, राइट। सेंस ऑर्गन के नाम पे बेटा इनके पास आंखें होती हैं, सिंपल आइज होती हैं, हमें बात क्लियर होता है। और यहाँ पे ईयर, जिसके बारे में एनसीईआरटी बात करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंखें तो बेटा सिंपल है, कोई डाउट ही नहीं, राइट। लेकिन जो ईयर है, क्या इसके पास पिन्ना है? नो। आपको एनसीईआरटी से बेटा डायग्राम मैंने समझाया था जब हमने एनसीईआरटी को यहाँ पे पढ़ा, तो हमने कहा कि इसके पास इधर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अपने पास ये ईयर है। ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। एक्सटर्नल ईयर, ये जो पिन्ना नाम की चीज़ होती है ना बेटा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। यानी जो टिम्पैनम है, ये जो अपने पास टिम्पैनम है, ये जो ईयर ड्रम है, ये रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल ईयर, राइट। ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अदरवाइज जो एक्सटर्नल ईयर है, जिस चीज़ को हमें क्या कहना चाहिए, जो एक्सटर्नल ईयर है, जिस चीज़ को हम लोगों को क्या कह देना चाहिए? पिन्ना। क्या कहना चाहिए? पिन्ना। ये जो होता है बेटा एक्सटर्नल ईयर, ये वाला पिन्ना अपने पास एब्सेंट होता है यहाँ पर, राइट। इसके मिडल ईयर में, जो अंदर मिडल वाला ईयर होता है, उसमें आपके पास एक बोन मिलती है। अब बोन का नाम होता है कॉल्यूमेला ऑरिस। क्या नाम है? कॉल्यूमेला ऑरिस। नहीं रटना, नहीं याद करना, ये वर्ड मल्टीपल टाइम्स आपको एक बार पढ़ना है, आपको ऑलरेडी अपने आप याद हो जाएगा। क्या नाम? कॉल्यूमेला ऑरिस। हुआ क्लियर? समझे? नेक्स्ट, स्किन एंड स्केलेटन। ये जो फ्रॉग होता है ना बेटा, ये अपनी स्किन के थ्रू भी सांस लेते हैं। अगर आप सोचो, सांस लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा, अगर आप रेगुलरली ऐसे करते रहे तो क्या मुंह सूखने लगेगा? यस, समझे ना मेरी बात? तो
अगर कोई सरफेस से रेगुलर गैस एक्सचेंज हो रहा है, हवा का आना और जाना हो रहा है, तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो सरफेस सूखा हो जाए। समझे मेरी बात, कि वो सरफेस सूखा पड़ जाए। तो ये सरफेस सूखा ना पड़े, इसलिए उस सरफेस में आपको कोई ऐसे स्पेशल ग्लैंड्स देने होंगे जो सरफेस को वेटिश रखेगा, वेट कराए रखेगा। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये अपनी स्किन से सांस ले सकता है, इसलिए स्किन को आसानी से ड्राई होना पॉसिबल है। इसलिए बेटा यहाँ पे स्पेशल ग्लैंड्स, क्यूटेनियस ग्लैंड्स, जो बेसिकली हैं कैसे, क्यूटेनियस ग्लैंड एग्जैक्टली है कैसे से बेटा, क्यूटेनियस ग्लैंड्स आर द म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस के ग्लैंड्स होते हैं जो स्किन पे एक म्यूकस की थिन सी लेयर बनाए रखते हैं, जो स्किन को एक तरीके से कैसे रखती है, मॉइस्ट रखती है। तो स्किन अगर मैं आपसे कहूँ कैसी होगी, मॉइस्ट होगी। कहानी यहाँ तक क्लियर हुई, इसलिए पक्का। दूसरी चीज़ बेटा, यहाँ स्केल्स नहीं होते, ये तो बात हमें एनसीईआरटी ने भी बताई। अगर आप फ्रॉग की स्किन देखो तो स्किन बहुत ही नॉर्मल होती है। इनफैक्ट मुझे कह देना चाहिए वॉर्टी स्किन, ये बेटा वर्ड यूज होता है। उसकी अजीबोगरीब सी स्किन होती है ना फ्रॉग की, देखने में, टच करने में भी, उस स्किन को वॉर्टी स्किन कहते हैं। समझे? तो यहाँ पे क्यूटेनियस ग्लैंड्स हैं जो इफेक्टिवली म्यूकस ग्लैंड्स हैं, जो ही क्या करते हैं, मॉइस्ट कंडीशन को मेंटेन किए रखते हैं। दूसरी बात बेटा, नॉन स्केली है इनकी स्किन, यानी स्किन के ऊपर कोई भी स्केल नहीं है, और ऐसी स्किन को हम कहते हैं वॉटी स्किन, जो एम्फीबियंस की होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे स्कल की बात करी जाती है, और बेटा स्कल को कहा जाता है डाइकॉन्डाइलिक। क्या कहा जाता है, डाइकॉन्डाइलिक। तो मैं तुम्हें ना बढ़िया से समझाता हूँ डाइकॉन्डाइलिक कैसा है। यहाँ देखो, ये वाला आपके पास जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से नर्वस सिस्टम हटा दो, और यहाँ पे इस तरीके से ये ले, आप यहाँ पे ह्यूमन स्कल को देखना। ह्यूमन स्कल में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अब जरा अच्छे से गौर से देखना। ये एक पोर्शन है, कितने पोर्शन है, स्कल इस फर्स्ट वाली बोन से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि स्कल की ये जो लोअर मोस्ट बोन है वो इस तरीके से इन दो बोन से जुड़ी हुई है स्कल से, एक ये वाली, यानी दो बोन, सॉरी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, दो बोन नहीं, दो पॉइंट्स पे जुड़ी हुई है। एम आई राइट? तो जैसे यहाँ पे बेटा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसी दो पॉइंट से ये ऊपर स्कल को, नीचे वर्टिब्रल कॉलम की जो आपके पास पहली बोन है, वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम की पहली बोन है, उसने दो पॉइंट्स पे जोड़ रखा है। तो बेटा ऐसी ज्वाइनिंग जो इस तरीके से दो पॉइंट्स पे जुड़ जाती है, ये दो पॉइंट्स पे जो ज्वाइनिंग हो रखी है, इस चीज़ को बेटा हम टर्म करते हैं डाइकॉन्डाइलिक। क्या टर्म करते हैं, डाइकॉन्डाइलिक। तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल ऐसा ही है इसका। तो ये ऊपर वाली जो बोन है वो इस पॉइंट पे टू पॉइंट्स पे इस तरीके से जुड़ी हुई है, इसीलिए डाई का मतलब दो, कॉन्डाइल मतलब जॉइनिंग पॉइंट्स, दो जॉइनिंग पॉइंट्स पे जुड़ी हुई है इस तरीके से। ये ह्यूमन का केस है, समझे मेरी बात? अब अगर आप सोचो कि अगर आपको इतना, जैसे मूवीज में याद है आपको बेटा किसी को मारना होता है तो एक ना हीरो पकड़ता है किसी गर्दन और खट ऐसे करके तोड़ देता है, या पकड़ता है साइड में और एकदम हिला देता है। तो जब हीरो किसी के पकड़ के गर्दन ऐसे तोड़ता है ना, तो ये कॉन्डाइल्स टूट जाते हैं, राइट? और एक और बढ़िया बात बताता हूँ बेटा, कॉन्डाइल्स दो हैं, तो ये कॉन्डाइल्स ना मूवमेंट स्कल की रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी इतना और इतना, इससे ज़्यादा आप अपने ना स्कल को इस तरीके से पूरा का पूरा फेस को मूव नहीं कर सकते, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज, एग्जैक्टली 180 डिग्री से भी कम होता है, ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज अगर है। तो इसका रीज़न क्या है, ये स्कल, ये कॉन्डाइल्स स्कल को इतना ज़्यादा मूव नहीं करने देते। समझे मेरी बात? पहली बात कि आपको डाइकॉन्डाइलिक वर्ड समझ आया, तो डाइकॉन्डाइलिक का मतलब क्या था कि आपके पास जो स्कल है वो दो कॉन्डाइल से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्रॉग्स की, तो फ्रॉग्स में बेटा स्कल किस तरीके से, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। क्लियर हुआ? ऑल्सो यहाँ पे अगर आपने बात करी इसका बेटा लिम्स, इसकी बॉडी में हाथ पैर कितने हैं, यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, बेसिकली 2 हाथ 2 पैर। इतना अपने को बात समझ आई, इसमें तो अपने को कोई डाउट नहीं। 2 hands and 2 legs। क्लियर हो बेटा? पक्का? अब जरा यहाँ पे मेरी बात सुनो, जब इन लिम्स की ही बात कर रहे हैं, 2 पेयर्स हैं, 2 हाथ 2 पैर, तो 4 लिम्स, आगे वाले हाथ यहाँ पे 4 फिंगर्स मिलती है और हाइंड लिम्स में 5 फिंगर्स मिलती है। इस बात को ज़रा अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ये बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पेपरों में आता ही आता है।
मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लिम्स हैं, 2 पेयर्स, टेट्रापोडा है, बढ़िया से क्लियर होता है। अब जो आगे वाले हाथ, 2 हाथ हैं, या चाहे आप पैर बोलिए, चाहे जो मर्जी बोलिए, उनमें जो 4 लिम्स हैं वहाँ पे 4 फिंगर्स हैं, और बेटा जो हाइंड लिम्स हैं वहाँ पे कितने फिंगर्स हैं? 5। और इस पॉइंट पे क्वेश्चंस आपको आएगा ही आएगा। अगर मैं आपसे बेटा एक और बात बोलूँ, फिंगर के लिए वर्ड अगर आप यूज़ करें डिजिट्स, तो ये भी गेम अपना चलता है, चाहे फिंगर बोलो चाहे डिजिट्स बोलो, दोनों वर्ड यूज़ होते ही हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से? कोई डाउट, कोई टेंशन नहीं ना? आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के केसेस में ये कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं है। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? कॉपुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक प्रोसेस जिसमें मेल्स अपना बॉडी का एक जेनाइटल ऑर्गन को यूज करता है और फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट्स को पहुंचाता है। इस प्रोसेस को कॉपुलेशन कहते हैं, राइट? तो कॉपुलेशन क्यों हुई? क्योंकि जो मेल है ना बेटा, किसी भी स्पीशीज का, अगर किसी की मतलब कॉपुलेशन हो रही है तो उस स्पीशीज का मेल अपना स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर डालना चाहता है। अगर स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा तो बेटा फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगी, सिंपल। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोई ऐसा कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, तो बायोलॉजिक जो फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए वो तो एक्सटर्नल होनी चाहिए ना। बढ़िया सा आपका दिमाग चल रहा है? तो फर्टिलाइजेशन कैसी है बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, राइट? डेवलपमेंट बेटा यहाँ पे कैसी है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये तो अपने को बढ़िया से पता था। और यहाँ पे आपके 2 लार्वा का नाम दे रखा है, टैडपोल और एक्सोलॉटल। टैडपोल लार्वा फ्रॉग के लिए होता है और एक्सोलॉटल लार्वा सैलामांडर के लिए यूज होता है। और एक बात आपको अच्छे से दोबारा याद करा दूं, जो सैलामांडर होता है उसको टेल्ड एम्फीबियन टर्म किया जाता है। इतना तो बेटा अपने को डन हुआ। अब एक बहुत ही मज़ेदार इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो ये एम्फीबियंस हैं इनके एग्स डज नॉट कंटेन कवरिंग्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन। अब यार ये वर्ड जो है डेसिकेशन का मतलब क्या है, मैं आपको वर्ड समझाता हूँ। डेसिकेशन, इस डेसिकेशन वर्ड का मतलब क्या है? डेसिकेशन का मतलब है टू ड्राई अप, ड्राई हो जाना। असलियत में गेम क्या है? अगर किसी भी स्ट्रक्चर में जो एम्ब्रियो है, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर कहीं पर भी एक जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है और एम्ब्रियो एक फीटस में डेवलप हो रहा है, मुझे और इसको आसानी से कहना चाहिए कि जब स्पर्म ओवम मिले तो बेटा बना जाइगोट, जाइगोट ने डेवलप करके एम्ब्रियो बनाया और एम्ब्रियो ने डेवलप करके चाइल्ड बनाया। इतना तो अपने को आता है, पक्का क्लियर है? यहाँ पर जब कंडीशन क्या है, अपने पास जाइगोट, और जब जाइगोट टर्न होता है बेटा एम्ब्रियो में, तो ये एम्ब्रियो आगे फर्दर डेवलपमेंट करता है कि नहीं करता है? और फर्दर डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे रेडी टू बी बॉर्न। तो यहाँ तक का टाइम स्पैन ये एम्ब्रियो इस तरीके से जी रहा है। तो बेटा जन्म लेने से कुछ वक्त पहले, लाइफ में जन्म लेने से कुछ वक्त पहले तक इस एम्ब्रियो को, इस फीटस को एक लिक्विड मीडियम के अंदर ढक के रखा जाता है। यानी वो हमेशा किसी ना किसी फ्लूइड से कवर्ड रहेगा, वो कभी भी इस तरीके से खाली नहीं पड़ा होता। समझे मेरी बात? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अपने पास एक पाउच है और इस पाउच के अंदर इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से फीटस है, तो फीटस में यहाँ पे चारों तरफ आपके पास क्या होना चाहिए? एक लिक्विड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए, राइट? और ये लिक्विड होगा तो यहाँ पर लिक्विड होने से डेसिकेशन नहीं होगी, तो डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकती है। इतना कहानी क्लियर हुई? इसमें तो अपने कोई डाउट नहीं। अब सोचो, अगर ये जितने भी एम्फीबियंस हैं वाटर में है, तो बेटा वाटर में है तो इनका जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो को मालूम लगता है कि मुझे अपने आसपास कोई मेम्ब्रेन रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास क्या है? इस तरीके से मुझे जो दिखाई दे रहा है, मेरे आसपास खूब सारा पानी है और इस पानी के अंदर मेरा सारा का सारा काम चल सकता है। समझे मेरी बात कि नहीं? यानी जो ये वाटर है, ये वाटर इन द केस ऑफ एम्फीबियंस डज नॉट अलाउ द डेसिकेशन। कहानी क्लियर? और वाटर डेसिकेशन अभी अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर बात फिनिश हो जाती है। तो एम्फीबियंस की बॉडी में वाटर के अंदर होने की वजह से एग ने कोई भी कवरिंग, कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट की, कोई भी और भी कोई XYZ कोई भी एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं बनाई। बट सोचो, जब आप रेप्टाइल्स या बर्ड्स के केस में आते हो बेटा, इनके तो अंडे हवा में पड़े रहते हैं,
अगर इनके अंडे हवा में हैं तो बिल्कुल फुल चांस है, पानी में तो सराउंडेड नहीं है तो ये सूख सकते हैं। तो बेटा तब जब ऑर्गेनिज्म के अंडे भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होंगे तब ऑर्गेनिज्म क्या चाहेगा, उसका एग, उसका जो एग है, जैसे आप रेप्टाइल्स और बर्ड्स के केस में देख सकते हो, उसका एग एक शेल से बंधा हो, एक शेल के अंदर हो और शेल के अंदर बहुत सारी कवरिंग्स हो, मेम्ब्रेन्स हो, जिसके अंदर आपके पास एक लिक्विड भरा हुआ और वो लिक्विड उस ग्रोइंग एम्ब्रियो को सूखने नहीं देगा। समझे मेरी बात? था आसान? तो ये वाली बात आपने ज़रा अच्छे से समझी कि क्या एग्स जो यहाँ पर हैं फ्रॉग्स में, क्योंकि ये एग्स ऑलरेडी पानी में दिए जा रहे हैं तो इनको सूखने का तो कोई डर नहीं है, तो एग्स डोंट कंटेन एनी कवरिंग फ्रॉम डेसिकेशन, राइट? अब यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का? बेटा यहाँ पे कंसेप्ट है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का। ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का कंसेप्ट मैं आप लोगों को कब कराऊंगा, जब हम रेप्टाइल शुरू करेंगे, क्योंकि रेप्टाइल्स में ही पहली बार एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन समझ आए। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली क्या करना है, यहाँ पर आपको कंसेप्ट ऑफ एम्ब्रियो दैट इज फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड वाटर हैबिटेट, अगर वो बेटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होगी तो उसको अपने आसपास कुछ स्पेशल कवरिंग्स बनानी पड़ेंगी, जो कवरिंग्स उस चीज़ को, उस एग को, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को सूखने ना दे। लेकिन वो ऑलरेडी पानी में है तो अपने को तो कोई टेंशन है ही नहीं। हुआ क्लियर यहाँ तक? पक्का? ठीक। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे वर्ड है पोर्टल सिस्टम्स। और ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल सिस्टम को ज़रा यहाँ पे इस डायग्राम से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टल सिस्टम क्या कहते हैं? अगर मैं कहता हूँ नॉर्मल, सबसे पहले मैं पोर्टल से पहले आपको नॉर्मल सिस्टम बताता हूँ। नॉर्मल सिस्टम में क्या है, इस तरीके से अपने पास ये हार्ट है, राइट? बेटा हार्ट ने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे ब्लड को पंप किया, ब्लड पंप किया और ब्लड कहाँ पे पहुंचा, इस तरीके से ब्लड गया ऑर्गन 1, राइट? दूसरा यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑर्गन है तो मैं ऑर्गन 2, ऑर्गन 3, ऑर्गन 4, इस तरीके से मैं ऑर्गन्स बना देता हूँ। अब ऐसा कभी नहीं होता कि ब्लड पहले ऑर्गन 1 में गया, फिर ऑर्गन 2 में गया, फिर ऑर्गन 3, ऑर्गन 4, ऐसे नहीं जाता कभी। ब्लड कैसे जाता है, जैसे हमने फिजिक्स में देखा ना, एक पैरेलल करंट बन जाता है, वैसे ब्लड भी इस तरीके से आपके पास बट जाता है। कुछ ऑर्गन 1 के पास जाता है, कुछ ऑर्गन 2 के पास, कुछ 3 के पास, कुछ 4 के पास। तो देखो ब्लड कहाँ से रहा है, हार्ट से आ रहा है, फिर ऑर्गन के पास जाएगा और फिर ऑर्गन के थ्रू ये ब्लड अपने पास कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से निकलेगा, ये वाला इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से, और ये सारा का सारा ब्लड हार्ट में। तो बेटा अब मैं आपसे बोलूँ, ऑर्गन 1 का ब्लड हार्ट से आ रहा है और डायरेक्ट हार्ट में जा रहा है। सेम थिंग गोज फॉर द ऑर्गन 2, डायरेक्ट हार्ट से आ रहा है और हार्ट के पास जा रहा है। समझिए मेरी बात? ये हमारे पास नॉर्मल सिस्टम होते हैं। अब नॉर्मल सिस्टम से अगेंस्ट दूसरे सिस्टम है पोर्टल सिस्टम्स। क्या है? पोर्टल सिस्टम्स। और पोर्टल सिस्टम्स क्या कहते हैं, ये जो हार्ट है, ये हार्ट क्या करता है, इस तरीके से ब्लड पंप करता है और ब्लड पंप करने के बाद ये ब्लड जाता है ऑर्गन 1 के पास। अब ऑर्गन 1 के बाद ये ब्लड कहाँ जाता है, ऑर्गन 2 के अंदर, और फिर ऑर्गन 2 से वापस कहाँ आता है, हार्ट के अंदर। तो यहाँ पर पोर्टल सिस्टम्स में अब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर कंडीशन जा रही है। कहानी क्लियर हुई? तो ऐसी कंडीशन में ये जो सिस्टम्स अप्लाइड होते हैं उनको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम्स। क्लियर हुआ बेटा बात मेरी? अब देखना, पोर्टल सिस्टम्स में जो आपके पास ऑर्गन 2 है, इस ऑर्गन के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस नेम टू पोर्टल सिस्टम इज गिवन। एग्जाम्पल बोलो, अगर ऑर्गन 2 जो है, ऑर्गन 2 जो है आपके पास क्या है, ऑर्गन जो 2 है वो अपने पास मान लीजिए लिवर है, या वो एक किडनी है, क्या, या फिर वो है आपके पास पिट्यूटरी, या आपके पास 3, इस तरीके से मैंने रैंडमली नहीं लिए, ये तीनों होते हैं। अगर पोर्टल सिस्टम्स में अगर कोई पाया जाता है तो ये तीनों पाए जाते हैं। तो अगर ऑर्गन 2 लिवर है तो ऐसे पोर्टल सिस्टम को हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, राइट? अगर किडनी है तो इसको कहेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम, अगर पिट्यूटरी है तो इसको कहेंगे हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम।
अभी के लिए आपको ये और ये दोनों याद रखना है। याद रखना जो आपके पास पिट्यूटरी के लिए हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता है, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं। यहाँ पर मैं फ्रॉग्स की बात कर रहा हूँ, फ्रॉग्स में एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रॉग्स में कौन से दो पोर्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं? हेपाटिक और रीनल, राइट बेटा। यहाँ तक अब तो अपन लिम्स कंप्लीट कर ही चुके हैं। नेक्स्ट सिंपल है, बेसिक सी बात है। यहाँ पे जब आप इनकी एम्फीबिया की बात करते हो तो इसके हमने 3 ऑर्डर्स ले लिए। 3 ऑर्डर्स एपोडा, ऐसे एम्फीबिया हैं जिनके पास कोई भी आपके पास हाथ और पैर नहीं होता। यूरोडेला, जिनके पास हेड और ट्रंक के अलावा टेल भी होती है। यूरोडेल्स एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, दैट इज सैलामेंडर। और लास्ट है अपने पास एन्यूरा। क्या है अपने पास? एन्यूरा। और एन्यूरा आपके पास इस तरीके से है, जो आपके पास सबसे कॉमन होते हैं ना, जैसे फ्रॉग्स, टोड्स वगैरह, ये सब के सब एन्यूरा में आते हैं। तो यहाँ तक तो बेटा मेरी कहानी कंप्लीट हुई। आपके लिए होमवर्क क्या है? आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स अपने नोट्स के अंदर इस तरीके से यहाँ पे देख के एनसीईआरटी से देख के ऐड करने हैं। बाकी कोई भी सोर्स से कहीं से भी नोट्स नहीं लाना है, सिर्फ एनसीईआरटी वाले नोट्स अपने को याद करने हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, छोटा सा पोर्शन था। इस एम्फीबिया को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बेटा अब घर जाओ, अपने एम्फीबिया को दोबारा इस चैप्टर को रीड करो, एनसीईआरटी को रीड करो और फिर बढ़िया से आगे बढ़ते चलो। तो आज के लिए बेटा इतना ही। गॉड ब्लेस यू, वर्क हार्ड, राइट? थैंक यू।